नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं आपकी समस्याओं के समाधान। प्रयास करते हैं उनको सुलझाने का, जो आपने हमारे वीडियोस पर कमेंट्स के माध्यम से पूछा है और अपनी समस्याएं रखी हैं। तो मित्रों, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सोनू जी ने एक प्रश्न पूछा है, यानी कमेंट्स किया है कि RC20 की नोटिस जारी हो गई है, तो उसके लिए उसके काउंटर में क्या करें। तो मित्रों, आप देखेंगे कि RC20 की नोटिस जो है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(2) के अंतर्गत जारी होती है, जिसके ये जारी क्यों होती है कि ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति या उसका दुरुपयोग या गलत कब्जा यानी अवैध कब्जाधारी के विरुद्ध ये नोटिस जारी होती है। तो अगर ये नोटिस अवैध कब्जाधारी के तौर पर अगर आपको जारी हुई है, तो आप इसका जो है जवाब संबंधित अधिकारी को, यानी तहसीलदार या SDM जिसने भी जारी किया उसके ऊपर लिखा रहता है, आप उसको बताएंगे कि आप उस पर कैसे काबिज है या नहीं काबिज है। अगर आपके उत्तर से संबंधित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो फिर वो कार्रवाई को रद्द कर देगा, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा, यानी आदेश पारित करेगा। और इस आदेश के खिलाफ अगर आप इससे असंतुष्ट हैं तो फिर आपके पास जो है कलेक्टर यानी DM जो है कि यहाँ अपील का प्रावधान है उस आदेश के। ये धारा 67 की उपधारा 5 में दिया गया है कि उपधारा 3 या उपधारा 4 के अधीन सहायक कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है। अगर आप पहले तो आप जवाब लगाएंगे काउंटर में, उसका है कि आपकी पोजीशन क्या है, आप अपने तथ्य रखेंगे कि आप सही है या गलत है, या किस तरीके से कब्जा किया या नहीं कब्जा किया है। अगर आप आदेश होता है आपके खिलाफ होता है तो आप इसकी अपील कर सकते हो कलेक्टर के यहाँ। ये एक सवाल रविशंकर जी ने भी फर्जी धारा 67 की कार्रवाई के संबंध में अपनी समस्या रखी है। तो उनके लिए भी यही है कि अगर आपके खिलाफ फर्जी कार्रवाई धारा 67 की गई है तो अपील का प्रावधान है, आप कर सकते हो कलेक्टर के। आप अपनी सारी बातें कलेक्टर को अपील के माध्यम से कह सकते हो। और उसमें भी अगर आदेश अगर आप कलेक्टर से संतुष्ट नहीं है आर्डर से, तो आप इसका रिवीजन भी मंडलायुक्त के यहाँ कर सकते हो, ये प्रावधान है उसमें। अब मित्रों देखेंगे कि विकास राजपूत जी ने एक समस्या रखी है कि चुनाव प्रक्रिया खत्म या प्रधान चुने जाने के बाद चुनावी खर्च कितने समय में चुनाव अधिकारी को देना होता है, और क्या समय में चुनाव खर्च ना देने पर प्रधानी रद्द हो सकती है। तो विकास जी, इसके लिए ये एक दंडनीय प्रावधान है। जब आचार संहिता लागू होती है तो आचार संहिता में ही लिखा होता है कि निर्धारित व्यय से अधिक व्यय आप नहीं करेंगे, यानी जो भी सीमा दी गई है कि प्रधान कितना खर्च करेगा, अगर उससे ज्यादा आप खर्च करते हो तो फिर ये भारतीय दंड संहिता की धारा में जो इसके लिए एक दंडनीय प्रावधान दिया गया है, ये धारा है 171 झा यानी 171 आई की निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो इसके लिए प्रावधान जो है 100 उसमें दिया भी है, आचार संहिता में भी दिया है कि भारतीय दंड संहिता में प्रावधान दिए गए हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन होता है। अब मित्रों देखेंगे कि श्री किशुन जी ने एक सवाल किया है कि रेलवे इत्यादि की भूमि जो है अगर उस पर मकान बना लिया है तो क्या खाली करना होगा। तो मित्रों, अगर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अगर देखेंगे तो उसमें रेलवे, नहर इत्यादि की भूमि जो है वो सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होती है और जिसका बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। अगर मकान बना है तो उसे खाली करना पड़ सकता है। मित्रों देखेंगे कि
विकास जी ने एक सवाल पूछा है कि ग्राम पंचायत की जमीन दूसरे गांव के लोग खरीद सकते हैं। तो ग्राम पंचायत की भूमि का विक्रय का तो प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता ने, कि वो विक्रय कैसी होगी, कैसे की जा रही है, इसके लिए आपने स्पष्ट नहीं किया है। अगर आप स्पष्ट करें क्या वो विक्रय किए जा रहे हैं, किसके द्वारा विक्रय किए जा रहे हैं, तो इस पर हम अच्छा आपको जवाब या आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। रोहित जी ने एक सवाल पूछा है कि वार्ड मेंबर के लिए मिनिमम कितने लड़के लड़की होना चाहिए। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है कि ये कोई प्रावधान आया हो अभी तक कि कितने बच्चे होने चाहिए। रामगोपाल जी ने पूछा है कि नॉन जेडे व जेडे की भूमि में क्या अंतर होता है। तो जेडे की भूमि वो होती है जहां पर जमींदारी एवोल्यूशन लागू किया गया, यानी जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 लागू है। इसके अंतर्गत जितनी भूमि है उसमें प्रोवाइड है कि कौन कौन है, वो जेडे की भूमि होती है। और जहां पर जेडे नहीं लागू किया गया था वो भूमि सब नॉन जेडे की भूमि होती है। इस समय क्या है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता लागू हो गई, जिसमें जेडे एक्ट जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब सारे प्रावधान जो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के लागू होते हैं। वैसे ज्यादातर क्या है कि जो उसका प्रावधान है यूपी जमींदारी एवोल्यूशन का जो था, उसमें टाउन एरियाज एक्ट, म्यूनिसिपैलिटी के अंतर्गत, कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत जो भी भूमि आती थी उस पर ये जेडे लागू नहीं किया गया था। वो सब भूमि नॉन जेडे की भूमि है जो ज्यादातर शहरों में ही होती है, जिसे कैंटोनमेंट छावनी परिषद जिसे कहते हैं वो है, और ये टाउन एरिया है, और म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है, महानगर है। इनमें जो भूमि होती है उस पर लागू नहीं किया गया था। उसके लिए एक नगर विनाश अधिनियम, भूमि विनाश अधिनियम लागू किया गया था। तो ऐसी भूमि जिसपे जमींदारी एवोल्यूशन नहीं लागू हुआ वो जो है नॉन जेडे की है, और जेडे की भूमि है। जेडे की भूमि का रखरखाव जो है इस समय जो जेडे समाप्त कर दिया गया है, तो राजस्व संहिता में प्रावधान है जिसके लिए कलेक्टर है, एसडीएम वगैरह हैं, यानी तहसील के अधिकारी कर्मचारी, लेखपाल कानून को, ये सब उसके लिए दायित्व रहता है। और सारी भूमि ग्राम पंचायत में निहित होती है। किस वर्ग कितने हैं, ये किसके लिए सीरदारी है, जो भूमिधर होते हैं, संक्रमणी, असंक्रमणी, आसामी, ये सब खातेदार हैं उस भूमि के। अब मित्रों देखेंगे कि बजरंग लाल जी ने किया है कि पूछा है कि स्वामित्व योजना का पट्टे से प्राप्त रहने के लिए जमीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वो जमीन बंजर और प्रधान से पट्टा प्राप्त हो। मित्रों अगर देखेंगे स्वामित्व योजना लागू की गई है, अभी ये भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। गांव के अंदर जितने भी मकान या भूमि होती है उसका कोई स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं होता है किसी के पास, और इसमें डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एक योजना लाई गई कि इनका मैप बनाया जाए, सर्वे किया जाए, और सर्वे ड्रोन से भी है और फिजिकल भी है। एक टीम जाएगी, टीम बनाई गई है। इसके अंतर्गत जो भी उस पे कब्जेदार होगा, खाली प्लाट होगा, मकान किसी का होगा, तो उसमें वो दर्ज किया जाएगा नक्शे सहित कितना उसका प्लाट है। तो अगर आपके कब्जे में कोई आबादी जमीन अगर पट्टे से प्राप्त हुई है, आपकी पूर्वजों से प्राप्त हुई है, अगर चली आ रही है, तो वो आपके स्वामित्व, यानी एक आपको कार्ड इशू किया जाएगा जो स्वामित्व कार्ड होगा, जो अभी तक नहीं होता था किसी। अगर आपसे पूछे आपकी पैतृक भूमि या मकान वहां बना है पूर्वजों से, तो आपके पास इसका कोई स्वामित्व रिकॉर्ड नहीं होता है, जिससे डिस्प्यूट बहुत होते हैं। तो ये लागू किया गया। और वो जमीन अगर आपको पट्टे से प्राप्त हुई, कहीं से भी प्राप्त हुई है, अगर आप उस पर काबिज हैं, आपका मकान बना हुआ है, तो वो आपका कार्ड जो है वो स्वामित्व कार्ड जारी होगा आपके पक्ष में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। एक प्रयास किया है कि आपकी समस्याओं का समाधान करूं। अगर आप संतुष्ट हैं तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। और ये सारी समस्याएं जो उत्तर प्रदेश का जो लैंड लॉ है उसको ध्यान में रखकर, या उत्तर प्रदेश के जो लॉ है वो हमने आपको बताया है। अगर आप कहीं बाहर से, मानिए उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर से अगर आप हैं, तो आप लिख सकते हैं कि हमारी समस्या फला राज्य से है, क्योंकि लैंड लॉ लगभग सभी स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।